हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई अपने टॉपिक चल ही रहा था वो कंटिन्यू। आज उसकी 4th वीडियो है। काफ़ी लंबा हो गया है टॉपिक, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, यानी वैसी की चीज़ें सारी दे दी इन लोगों ने ना। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है आपका ये टॉपिक। अच्छे से पढ़ रहे हैं इनको। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसमें से काफ़ी पोर्शन है जो जेट के अंदर भी है टॉपिक, अलग अलग टॉपिक है ना। जैसे ये बीज पूरा अलग टॉपिक है, सोइल संरक्षण एंड सोइल अपर्दन वगैरह, कंजर्वेशन वगैरह, ये सर अलग टॉपिक है। जैसे अपन बात करें आज की, तो देखो भी आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है सीड, है ना। सीड या बीज किसे कहेंगे, सीड या बीज किसे कहा जाएगा। तो इसमें अपने कुछ बातें काम की है, बड़ी प्यारी प्यारी पढ़ते हैं। देखो ये कहता है कि फसल उत्पादन में बीज का सर्वोपरि स्थान है। फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्ता युक्त बीजों के प्रयोग पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन में अन्य आदानों जैसे सिंचाई, खाद, शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी इत्यादि की सफलता भी बीज की गुणवत्ता और उच्च क्षमता पर आधारित होती है। देखो भी इसमें क्या होता है कि मान के चलो ये बोल रहा है कि अपन क्या डाल रहे हैं, कोई कीटनाशी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, कीड़ों को मारने के लिए, मकोड़ों को मारने के लिए, खाद खरपतवार वगैरह सब डाल रहे हैं। कब डालेंगे? कीड़ों को मारने के, मकोड़ों को मारने के लिए किसके ऊपर? फसल के ऊपर ही मारेंगे ना। अब मान के चलो आपका बीज है, इसने अच्छी, इसका ही जर्मिनेशन, इसका अंकुरण हुआ, फसल ही नहीं हुई, तो चाहे आप कीटनाशी कहाँ डालोगे, फिर कहाँ डालोगे, रे स्प्रे जो भी है, कहाँ सिंचाई करोगे। तो इसलिए अच्छी गुणवत्ता होने वाला बीज जरूरी है। बीज के बिना कुछ नहीं। अगर बीज होगा तो वहाँ पे फसल होगी, फसल होगी तभी तो आप उस पर कीटनाशक वगैरह छिड़क सकते हैं, वरना घर में रख लो, आके क्या करोगे उसका। तो एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज होना बहुत जरूरी है, तभी ये बाकी के काम हो सकते हैं। यदि बीज की स्थिति संदिग्ध है तो अन्य आदानों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि बीज, सही बात मैंने पहले बता दी जो अब आगे ना, क्योंकि बीज सही एवं विश्वसनीय नहीं होगा तो फसल उत्पादन के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। अतः अधिक उपज लेने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग आवश्यक होता जाता है। अभी देश में किसानों को 12%, ये आने वाला क्वेश्चन है, 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है। इसलिए गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ना। भी अगर आपने कहें कि बहुत अच्छा बीज मिला, सिर्फ 12% ही है भारत के अंदर की अच्छा किसानों को बीज मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा ना। बाकी 80% तो फर्जी चीज़ें आ रही है। देखो ये कह रहा है कि बीज अपने कहेंगे किसे, या एक बार डेफिनेशन पढ़ता था, बाद में समझा दूंगा। ये कहता है बीज कहेंगे किसे? दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधों को जन्म देता है, वही बीज कहलाता है। इसका कहने का मतलब, ये आपके पास एक पेड़ है, उसके आपने पत्ती का कोई भाग ले लिया, उससे पेड़ बन गया। आपने क्या किया, उसके जड़ का कोई भाग ले लिया, उससे नया पेड़ बन गया। जैसे दूब घास की जड़ ले लो, मिट्टी में उगा दो, वो नया पेड़ है ना। तना का कोई भाग ले लो, नया पेड़ निकल गया। तो ये कहता है कि वो कोई भी भाग पेड़ का जो क्या करे, एक नए पौधे को जन्म दे दे, इंटायर प्लांट को क्या कर दे, एक उसका डेवलपमेंट कर दे, तो उसे क्या बोला जाता है, एक प्लांट। और वो क्या बोलेंगे, उसका बीज बोलेंगे। परंतु ये कहता है कि टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। बस ये डेफिनेशन आप अच्छे से रख लेना कि जो फूल होता है, फ्लावर होता है ना, जो फ्लावर के परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। देखो बीजांड, परिपक्व सब बता दूंगा क्या होता है ना, जिसमें सूक्ष्म भ्रूण व भ्रूणपोष सूक्ष्मात्मक आवरण में ढका रहता है। जैसे ये कहता है कि बीज उसे कहेंगे जो एक परिपक्व बीजांड होगा, जिसमें भ्रूण व भ्रूणपोष दोनों एक सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहेंगे, उसे क्या बोला जाता है, बीज बोला जाता है। ये साधारण शब्दों में इसने क्या कहा कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह सकते हैं कि जीवित भ्रूण वाला दाना ही, जीवित भ्रूण वाला दाना ही बीज है जो बुवाई के काम आता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आपने को भ्रूण पढ़ना है, भ्रूणपोष पढ़ना है, ये भ्रूण है क्या, आवरण क्या है, सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लगभग बातें मैं आपको यही बता दूंगा, बाकी आपको क्या करना है, रीड ही करना है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहना है भाई, हर चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो आगे अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है।
अब अपने आगे मेन पॉइंट पे, तो इसके बारे में अपने देखते हैं भी क्या चीज़ होता है सीड और कैसे उसको अपने को पढ़ना है। सबसे पहले आपने देखना है फ्लावर, फूल देखना ना। जब आप फूल की संरचना देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलती है ना, फ्लावर एक फूल की संरचना देखते हैं वहीं सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, वही बता दूंगा ना, हर चीज़ बता दूंगा। क्या हो रहा है भाई, यही बना दूं क्या? चलो कोशिश करते हैं कि यही बन जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं कि, अरे यार चलो कोई बात नहीं। ये अपने पास थे जिसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, फिर आ जाते हैं दलपुंज। ठीक है, ये बस नीचे का पार्ट चल रहा है आपको देखिए। उसके बाद यहाँ पे आती है अपने पास ये, इसे बोलते हैं ओवेरी एंड, जो पूरा भाग होता है अंडाशय वाला मादा भाग बोलते हैं, इसे बोलते हैं नर भाग। तो ये एक फ्लावर की क्या होती है, नॉर्मल संरचना होती है। ठीक है, ये एक फ्लावर की क्या होती है अभी, नॉर्मल संरचना होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है देखो भाई, ये कैसे रहते हैं, सारे के सारे ग्रीन कलर है नहीं, ये होते हैं ग्रीन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये वाला पोर्शन सारा ग्रीन होता है। उसके बाद ये होते हैं कलर्ड, ये वाला पोर्शन जो होता है, देखना कभी फ्लावर को आपको ऐसे दिखेगा ना, ये इसमें रंगीन होता है, ये अलग अलग कलर होते हैं, किसी में पर्पल कलर होता है, कोई कलर होता है, कोई गुलाबी कलर होता है ना, जो गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है। तो ये रह गए भी आपके पास दो चीज़ें, बस मेरी ड्राइंग भाई ऐसी सी है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, अपने छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं भी क्या क्या होता है। इसे बोला जाता है बाह्य दलपुंज। देखना ये से बीज निकलेगा आप थोड़ी देर में देखना, इसे बोला जाता है बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है दलपुंज। ठीक है, ये होते हैं हरे और ये होते हैं रंगीन। रंगीन का मतलब हरा, हरा भी तो रंग ही होता है, वैसे रंगीन ही होते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये अलग अलग कलर के होते हैं ना। इसका हरे क्यों होते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे ना। और ये जो होते हैं इसका काम क्या करना होता है, कीटों को आकर्षित करना होता है, कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है, क्योंकि कीट आगे बैठेंगे तो सुना होगा ना, सब परागण पर परागण। ठीक है, ये बाग कहलाता है नर बाग। नर बाग जिसे बोलते हैं अपने पुंकेसर, पुंकेसर बोला जाता है इसको। इसमें बनते हैं पराग कण। क्या बनेंगे इसमें, पराग कण। ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्या कहलाता है, मादा भाग। क्या कहलाएगा, अभी मादा भाग कहलाता है। अब इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इसे बोला जाता है स्टाइल, और इसको बोला जाता है ओवरी, यानी इसे बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसे बोलते हैं अंडाशय। और इसमें होता है बिंजांड, या बिंजांड बोलते हैं इसको, या अंडाश अंड बोलते हैं, या फिर अपने बिंजांड बोल सकते हैं इसको, बिंजांड बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, ये होता है एक फ्लावर का पूरा कंप्लीट। अब ये यहाँ पे जो पराग कण होते हैं पुंकेसर में, इस पे जाते हैं, इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। तो बाद में इसको बोलते हैं अपने पुंकेसर का, क्या बोलते हैं, पुंकेसर का
वर्तिकाग्र के पे जाना क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र बोलो या वर्तिका पर जाना या नादा भाग पे पास जाना ना, आंसर का नादा भाग के पास जाना क्या कहलाता है? प्रागण। ठीक है भाई, अगर इसी के प्रागण इस पे जा रहे हैं तो ये तो हो गया स्वपरागण, और इस पे किसी दूसरे के दूसरे किसी पौधे के यहाँ पे आ रहे हैं, किसी दूसरे फ्लावर के परागण इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कहलाता है? ये पर परागण। तो परागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण व पर परागण। तो परागण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार, स्वपरागण व पर परागण। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें होता क्या क्या है ना, बीज बनता कैसे, आपने उस चीज पे ध्यान देना है। अब ये पार्ट हटा देंगे, अपने को थोड़ा ही पार्ट इसका काम में चाहिए। देखो अब अपने पढ़ते हैं कि बीज का निर्माण होता कैसे। ठीक है, अब अपने को बस ये वाला पार्ट ही काम में लेना है। इसके अंदर होता है बिंजांड। ठीक है, ये होता है अंडाशय या ओवेरी जिसे बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे अंडाशय। अब इसमें यहाँ पे कितनी कोशिकाएं होती है? 3। इधर भी कितनी कोशिकाएं होती है? 3। यहाँ पे कितनी कोशिका होती है? 2। ठीक है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल बोला जाता है। ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं सिनर्जेटिक सेल। सिनर्जिड सेल बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में अलग नाम हो गया, आपकी बायो की बुक में मिल जाएंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं इनके बारे। इसे बोला जाता है एग सेल, अंड कोशिका, यानी एग सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियस सेल, केंद्रीय कोशिकाएं। न्यूक्लियस सेल यानी केंद्रीय कोशिकाएं। अब यहाँ पे क्या थी? ये नर भाग था, अपने को परपरागण कराओ चाहे सरपरागण कराओ, ये थे पुंकेसर। इसकी तो लगभग हिंदी मुझे पता है। अब इन पुंकेसर में से क्या आएंगे? पराग कण। अब जैसे ये परागण इधर यहाँ पे आ गया, पराग कण यहाँ पे आ गया, तो यहाँ परागण जैसे आएगा तो इस परागण के अंदर 2 केंद्रक पाए जाएंगे। कितने केंद्रक पाए जाएंगे? 2। एक को बोलेंगे जेनरेटिव केंद्र, जेनरेटिव केंद्रक बोलेंगे, और एक होगा यहाँ पे वनस्पति केंद्र, या फिर उसको बोला जाता है वेजेटेटिव न्यूक्लियस। इसको कौन सा बोलेंगे? वेजेटेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे, वेजेटेटिव केंद्रक या ठीक है। अब क्या होगा? ये जो वेजेटेटिव केंद्रक है, इसकी बात रखना, ये यहां से एक नली बना देगा ऐसे करके। ठीक है, यहां से क्या बना देगा? ये एक प्रकार की यहां पे क्या बना देगा? ये ऐसे नली बना देगा। ठीक है, अरे यार शिट, ये पहले ऐसे था, यहाँ पे क्या करेगा? ये देखो यहाँ 2 केंद्रक थे ना, एक ये था, इसको ये बोला अगर, एक ये था ना। अब ये यहाँ से क्या करेगा? एक नली बना देगा ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे आना इसको आसान होगा दूसरे को। यहाँ पे नली बनेगी। ये जो नली होती है, इस नली को बोला जाता है पराग नली। पराग नली। तो पराग नली कौन सा बनाता है? वेजेटेटिव जो केंद्रक इसमें पाया जाता है वो क्या बनाता है? नली बना देता है ना। तो ये इसके अंदर क्या बना देता है? एक नली बना देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक कोशिका विभाजन करता है। बोले तो समसूत्री विभाजन करता है। इसकी वजह से यहाँ पे 2 क्या बनेंगे? जाइगोट बनेंगे ना। कितने जाइगोट बनेंगे? 2 जाइगोट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं जो, कौन सा है ना, ये क्या बनेगा? गैमेट बनाएगा ना। ये कितने गैमेट बनाएगा? 2 गैमेट बना देगा। ठीक है, क्या करेगा?
देखो 2 केंद्रक होंगे, एक केंद्रक क्या बना देगा, ऐसे नली बना देगा, वेजिटेटिव नली बना देगा एक प्रकार की, है ना। और दूसरा जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, 2 इसके समसूत्री विभाजन करके 2 अलग अलग गैमेट बना देगा, यानी इसके पास n और n2 बन जाएंगे, एक n गैमेट एक n गैमेट, है ना। इनमें से एक इधर से आएगा और इसकी जो ये कोशिका है अंड कोशिका, या जिसे बोला जाता है एग सेल्स, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो अपने पास एग सेल है, ठीक है, ये बीच वाली थी, उसके साथ कौन जुड़ेगा आके, इनमें से एक कोई सा भी आके, यानी n एक वाला आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये भी n थी, ये भी n थी, ये क्या हो गया 2n। तो यहाँ पे क्या बना इन दोनों का, जाइगोट बना। क्या बना भाई, जाइगोट बना। इस जाइगोट के बाद क्या बना है, भ्रूण बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, बाद में भ्रूण बन गया। तो इस तरह बनता है भ्रूण। भ्रूण हमेशा क्या होता है 2n, अभी पढ़ा था ना अभी भ्रूण क्या होता है, तो ये चीज होती है भ्रूण, उसके अंदर जिसे अब एम्ब्रियो बोलते हैं, सीड के अंदर होता है। उसके बाद ये दोनों सेल्स क्या होती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ये सारी की सारी डीजनरेट हो जाती है, बच्ची ये दोनों, ये n ये n, यानी ये ऑलरेडी कितनी है, ये 2n है, जिसे अपने कौन सी बोलते हैं, केंद्रक कोशिका वगैरह बोला जाता है, सेंट्रल सेल्स भी होती है। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, एक n तो यहाँ आके लग गया, इसमें से एक बच गया, एक इसके, ये 2n है, ये एक n, यानी टोटल क्या हो गया 3n। तो हमेशा इससे क्या बनेगा, भ्रूण पोष। जब सीड जर्मिनेशन कर रहा होता है तो भ्रूण और भ्रूण पोष दोनों ही किस्में होते हैं। जैसे ये जो सीड बनेगा, ठीक है, अपने पास जो ये सीड बनेगा, इस सीड के अंदर भ्रूण और भ्रूण पोष दोनों ही होते हैं। इस तरह का एक सीड फॉर्मेशन होता है, भ्रूण और भ्रूण पोष। और ये पूरा इसका तो बीजांड का क्या बन जाता है, बीज, यानी एक परिपक्व बीजांड से बीज बन गया, और ये भार का जो आवरण होता है ओवेरी, ओवरी से क्या जानता है, फल बन जाता है, ठीक है। तो इसके भार बार ये क्या बन जाता है, फल, और ये अंदर क्या बन जाता है, बीज। तो इसीलिए अपने देखते हैं कि बीज के अंदर ही हम, फल के अंदर हमेशा बीज होता है ना। तो इस तरह से बीज का फॉर्मेशन होता है, ये 2n होता है, ये 3, तो ये अपने पास बन जाता है बीज, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो जिंदा है। अगर ये एम्ब्रियो जिंदा है तो इससे एम्ब्रियो से क्या निकलती है, जैसे आपने बोल दिया सीड अपने पास है ना, ये अपने पास सीड था, इस सीड को अपने लगा दिया, इस एम्ब्रियो से क्या, जैसे सीड में लगा, एक चीज निकलेगी इसमें, रेडिकल, रेडिकल निकलेगा, जिसे बोलते हैं मूलांकुर, जिससे किसका निकलेगी, जड़े। एक ऊपर की साइड क्या निकलेगा, प्रांकुर, जिससे क्या बनेगी, प्रोतंत्र बनेगा। इसका क्या बनेगा, प्रोतंत्र बनेगा, शूट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह एक सीड का फॉर्मेशन होता था। एम्ब्रियो सबसे महत्व, इसमें एम्ब्रियो जिंदा होना चाहिए। अगर एम्ब्रियो जिंदा होगा तो ही वो क्या कर सकता है, किसी प्लांट को जन्म दे सकता है या किसी प्लांट को उगा सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो से ही क्या निकलना है बाद में, इस भ्रूण से क्या निकलेगा, मूलांकार, जैसे जड़ें बनेगी, से भ्रूण से क्या निकलता है, प्रांकुर, जिससे क्या होगा, ऊपर की शूट ग्रोथ होती है, या ऊपर वाला जो प्रोतंत्र पूरे का पूरा निर्माण होता है ना। 2 तंत्र होते हैं ना, एक तो होता है जड़ तंत्र, मूलांतंत्र, और ऊपर वाला क्या होता है जो बाहर दिखता है धरती से, उसे क्या बोला जाता है, प्रोतंत्र बोला जाता है ना। इससे मूलांकुर से होगा और वो प्रांकुर से होगा, तो वो दोनों निकलेंगे किससे, सीड से। जिस सीड में एम्ब्रियो जिंदा होगा उसी में ये चीज हो सके। तो इसलिए जिस सीड के अंदर एम्ब्रियो जिंदा होगा उसे अपने कंप्लीट बीज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी सारी स्टोरी थी, वो एक बार मुझे लगता तुम्हें समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, यही बात उसने बोली हुई है, आपके बिल्कुल नज़र में है, देख लो, यही बात उसने बोली थी जो आपके मैंने सामने कर दी है। यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे तो उसने बोला कि जिसमें सूक्ष्म भ्रूण व भ्रूणपोष सुक्षरात, देखो भ्रूण व भ्रूणपोष दोनों सुक्षरात्मक आवरण, ना बोला नहीं आ रहा है इसको ढंग से, तो आवरण के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसी क्या बोला जाएगा, बीज बोला जाएगा ना। दोनों के एक सुरक्षा आवरण रहेगा ना, ठीक है। तो उस बाद अपन देखेंगे, तो आगे बात एक ने और बोल दी इसने, सेम के बीज अपन कहेंगे किसे, कि जिस बीज के अंदर क्या रहेगा, जीवित भ्रूण रहेगा, वही बीज कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यही था अपना सीड। अब देखते हैं उत्तम सीड के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या पता है एक अच्छा सीड किसे कहेंगे, वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती है। फिर आपके पास जो नॉर्मल बीज है उससे 15 से 20%, 10 से 15%, जैसे अगर वो 100 क्विंटल दे रही है तो वो 115 क्विंटल देना चाहिए। आपने पहले कोई किस्म बो रखी है, कोई आपके पास ले गया कि ये सीड नया है, इसको बो, आपने बुआई करी है, तो वो 15 क्विंटल बीघे का, 10 क्विंटल बीघे का दे रहा है, तो ये वाला बीज उत्तम कब माना जाएगा, जब ये कितना देगा, 15 क्विंटल देगा ना पर हेक्टर, ठीक है।
उसके बाद कहता है विभिन्न प्रकार की जलवायु व मिट्टी के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, उन्नत किस्म कहलाती है। उन्नत किस्म के बीज निम्न गुण वाले चाहिए। उन्नत किस्म किसे कहते हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों कैसा भी मौसम है वहां पे भी उग जाए, ठीक है, उन्नत किस्म वही कहलाएगी। उसके बाद कहता है कि एक अच्छे बीज के गुण क्या करना, अनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर किसी दूसरे के कोई अनुवांशिक गुण नहीं होने चाहिए। अनुवांशिक शुद्धता के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, किसे कहेंगे आप, अनुवांशिक शुद्धता। तो देखो भाई जल्दी से पढ़ लो, मैन पॉइंट बता देते हैं जल्दी। अनुवांशिक शुद्धता का मतलब क्या होता है कि उसके गुणसूत्र वगैरह डीएनए से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर वो दिक्कत आ रही है फिर समस्या हो जाएगी। देखो वो क्या कह रहा है कि हाँ, उन्नत बीज का मुख्य लक्षण उसकी अनुवांशिक शुद्धता है। देखो अनुवांशिक शुद्धता मैंने बताया था ना, परागकण और वो सारे के सारे अगर सही तरीके से मान के चलो अपने सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप तैयार करी है, तो किसी बीज किसी और परागण किसी और के आगे तो वो शुद्ध नहीं है ना, उसमें अनुवांशिक शुद्धता होना बहुत जरूरी है। अतः शुद्ध व प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। बीज आकार व रंग में एक समान व चमकीले होने चाहिए ना, बीज रंग में एक जैसे होने चाहिए, टोटल हरे हैं तो हरे दिखने चाहिए, और आकार बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहना कि जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया उसका, कहना कि सब परागण करा रहे थे पर परागण आ गया, कोई त्रुटि आ गई है, ठीक है। इस वजह से बीज का रंग वंग सब एक जैसा होना, रंग डंग, तभी वो उत्तम बीज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं ऐसा माना जाता। दूसरा कह रहा भौतिक शुद्धता। देखो ये भौतिक का मतलब होता है जो देख के अपने देख सके, है ना, बीज के अंदर अपने जो बीज लेके आए हैं उसमें किसी दूसरी क्रॉप के बीज नहीं होने चाहिए, या फिर किसी दूसरी किस्म के बीज नहीं होने चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए, कोई खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, उसे बोलते हैं भौतिक शुद्धता, जिसे आंखों से देख सके। अनुवांशिक शुद्धता आंखों से नहीं देख सकते आप, ना। उत्तम बीज भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, इसमें अन्य फसलों, किस्मों तथा खरपतवार के बीज मिलावट नहीं होने चाहिए। बीज में कंकर, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा कचरा, फसल के अवशेष, भूसा आदि भी नहीं होने चाहिए। मिलावट होने से खेत में वांछित फसल व किस्म के पौधे की संख्या घट जाती है। खरपतवार के पौधे फसल में प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज कम प्राप्त होती है, उत्पादन गुणवत्ता भी घट जाती है। मान के चलो आपके पास एक खेत है, इसके अंदर आपकी एक क्रॉप थी, पर उसके अंदर और सीड मिले थे, खरपतवारों के बीज उगे, खरपतवार बहुत उगे, तो आपने जो यूरिया स्प्रे व्रे जो भी डाला है, आधा काम ये ले लेगा, आधा ये ले लेगा, तो प्लांट को पूरा मैटर नहीं मिलेगा, तो ये कमजोर हो जाएगा, इसकी गुणवत्ता भी कम होगी और इसका उत्पादन भी घट जाएगा। अगली बात है बीज ओज क्या होता है ना। ओज मतलब किसे कहेंगे, बीज ओज से तात्पर्य बीज की उम्र, आकृति तथा क्रियात्मक स्वास्थ्य से उसको वो दिख कैसा रहा है, एक्चुअली उसकी क्वालिटी क्या है ना। सभी क्वालिटियां जब देखी जाती है उसे बोलते हैं बीज ओज बोला जाता है, जिसमें तीव्रता से समान अंकुरण व पौधे का विकास होता है। उत्तम बीज में पर्याप्त ओज होता है, जिससे पौधे की बढ़वार तेज गति से होती है। बीज ओज अच्छा नहीं होने पर पौधों की बढ़वार धीमी हो जाती है, जिससे फसल की उपज व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नहीं बीज एकदम देखो क्वालिटी वाला बीज, शेप, कलर, रंग, हर चीज में अलग ही दिखेगा, साफ सुथरा होगा, कोई अंदर कचरा वचरा नहीं, एकदम सीड मॉइस्चर वगैरह सब परफेक्ट होगा। वही होता है भी दिखने में आप कैसे दिख रहे हो, आपकी एकदम एक्टिविटी कैसी है सीड की, एकदम वो टर्जिट है, एकदम मस्त, एकदम मोटा ताजा बीज दिख रहा है, वही बीज होता है ना। पुराने बीजों की अंकुरण शक्ति कम हो जाती है, अर्थात उम्र के साथ ओज घटता जाता है। वो तो आदमी भी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी क्षमता कम होती जाती है। कोई कार, ट्रैक्टर, जीप, जो भी चीज़ ले लो, उम्र का फैक्टर तो पड़ता है। पुरानी बिल्डिंगें भी गिर जाती है, अगर ताजमहल नहीं गिरा तो क्या हुआ, है ना। आगे देखो नेक्स्ट बात ये क्या है, उन्नत बीज उच्च अंकुरण क्षमता। अंकुरण क्षमता क्या होती है, आपने यहाँ पे बीज लगाया, उसकी फुटान होने की क्षमता ही क्या कहलाती है, अंकुरण क्षमता कहलाती है। ठीक है, आपने बीज लगा दिया, अगर उससे पौधा बन रहा है तो वो बीज के द्वारा पौधे बनने की जो क्षमता है वो क्या कहते हैं, अंकुरण क्षमता कहलाती है। इसमें देखो उत्तम बीज में उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या एवं फसल की उपज से सीधा संबंध है। देखो क्या कह रहा है ये, अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या से एवं फसल की उपज से सीधा, यानी आपने 100 बीज 10 बीज लगाए, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनमें से क्या हुआ आपके, बस कितने हुए अंकुरण, 7 बीज अंकुरण हुए, है ना।
आपके 7 बीज ही अंकुरण हुए, बाकी एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ। एक तो पौधों की दूरी बढ़ गई, दूसरा पौधे कम तो अंकुरण घट गया। तो अंकुरण का उपज पर सीधा डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है ना। जितने कम पौधे उगेंगे खेत के अंदर उतना ही कम उपज होगा, इसलिए उपज पर भी प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। इसलिए अंकुरण क्षमता की जानकारी करके ही बीज बुआई करनी चाहिए, जिससे खेत में वांछित संख्या में पौधे मिल सकें। ये सर्वमान्य है कि कम आयु वाले, ये कम चमकदार, स्वस्थ तथा सुडोल बीजों का अंकुरण पुराने बदरंग कटे फटे रोगग्रस्त बीजों की अपेक्षा अधिक होता है ना। और कुछ प्रमुख फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता इस प्रकार है। देखो भी अंकुरण क्षमता कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। आपने आगे बताऊंगा सर, आगे इसके अंदर आ जाएगा ना। भी आपने क्या किया, 10 बीज लिए कहीं से, ठीक है, 10 बीज ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बीज ले लिए आपने पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, एक सोल्यूशन आता है टेट्राजोलियम है ना, उसको उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद आपने इसको कुछ दिन के लिए मॉइस्चर पे रख दिया। अब जितने बीजों ने कलर्ड होंगे वो बीज क्या होंगे, अंकुरित, जो सीधे पड़े वो होंगे वो अंकुरण प्रतिशत कैसे निकालें। आपने कुल 10 बीज लिए, उसमें से कितने बीज, 7 ही बीज क्या हो पाए, अंकुरित हो पाए या कलर चेंज हुआ जिनका, तो आप इसके अंकुरण प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। तो टोटल कितने परसेंट आगे भी 70 है ना। तो 70% जो सीड थे वो क्या हुए, अंकुरित हुए है ना। तो ये अंकुरण क्षमता होती है। अलग अलग दे रखे उत्तम बीजों में अंकुरण क्षमता, ठीक है। ठीक है, उच्च अंकुरण क्षमता आपको बता दिया है क्या क्या होती है, नमी की मात्रा ना। अब क्या होता है, 5वां उसमें क्या फैक्टर दे रखा है, ये नमी की मात्रा। नमी की मात्रा भी कहना उत्तम बीजों में, अब बोलने से पहले प्रयोग द्वारा उसकी जीवन क्षमता ज्ञात करना लाभदायक रहता है। क्या बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो, आप कुछ फसलें हैं यहाँ पे आपके सामने, ये फसलें दे रखी हैं सारी की सारी। इन लोगों ने भी कैसे कैसे आपको देखना है। सबसे पहले आपने देखो क्या देखा है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। आपने देखा है कि बीज है ना, बीज क्या होता है, और बीज की परिभाषा देख ली। उसके बाद देखा कि जो बीज होता है, एक उन्नत बीज की गुण क्या क्या होने चाहिए, अनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, बीज ओज क्या होना चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, नमी की मात्रा, उत्तम बीजों, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बातें ये आती है कि कुछ इसमें क्या है, बीज है जिनकी क्या अंकुरण क्षमता अलग अलग है ना। भी किस बीज में कितनी, अगर देखो इसमें दे रखा है कि गेहूं, जौ, चना लगभग कितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता होती है, 85। धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिजका की कितनी होती है, 80% है ना। इसका मतलब होता है कि अगर आपने 100 बीज बोए हैं तो उसमें से कितने, 85 बीजों ने ही पौधों को क्या किया, अंकुरित किया, ठीक है। और बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चावल में कितनी होती है, ओनली 75%। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी में 70%, ग्वार में भी 70%, और सबसे कम होती है कपास में ओनली 65%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे कम अंकुरण क्षमता किसकी होती है। मान के कपास के अगर आप 100 बीज लगाते हो, 100 में से कितने पेड़ उगेंगे, ओनली 65 पेड़ ही उगेंगे, बाकी 25 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 25 क्या 35 लगभग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बीज की अंकुरण प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, देखो बीज की अंकुरण, देखो अंकुरित बीजों की संख्या बटे में बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, यानी आपने क्या किया, बोए गए बीज, आपने 10 बीज बो दिए खेत के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बीज मतलब उग कितने रहे हैं, तो आपने कुछ बीज देखे, मतलब आपने देखा कि 10 बीज बोए थे मैंने, और भाई 6 बीज उसके अंदर क्या हुए, अंकुरित हुए हैं। तो इस तरह से आपकी अंकुरण 1 0 से 1 0 काट दो, इसको 60 से 6 से मल्टीप्लाई करो, 60 यानी 60%। तो ये क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा, कितने बीजों में अंकुरित हुए हैं। अब क्या कह रहा है ये देखो,
जीवन क्षमता का लाभ कर देना चाहिए। ठीक है, अंकुरण निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता के कारण बीज में कवक, कीट आदि का प्रकोप हो जाता है, जिससे अंकुरण क्षमता कम हो जाती है तथा बीज ओज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास सारी की सारी खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, तो अनाज वाली फसलों को जब आप भंडारण कर रहे हो तो उसमें 10 से 12% नमी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आपके पास कैसी है, दलहनी फसलें हैं, कैसी फसलें, दलहनी, तो उसमें लगभग 8 से 10% क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए जब उसको आप भंडारित कर रहे हो, बोरियों में भर के गोदाम में रख रहे हो। अगर तिलहनी फसलें हैं तो तिलहनी फसलों में लगभग 6 से 8% नमी होनी चाहिए जब आप इनको क्या कर रहे हो, भंडारित कर रहे हो। अगर इससे ज़्यादा या कम नमी होती है, ज़्यादा नमी होती है तो क्या आएगा, जो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, बीज को खराब कर देंगे। अगर कम नमी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम नमी से क्या हो जाएगा अभी, तो कम नमी से क्या होगा, नमी अंदर पहुंचे नहीं, बीज सूख के नष्ट हो जाएगा, तो अंदर एम्ब्रियो मर जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो मिनिमम 10 से 12% अनाज वाली फसलों में, दलहनी फसलों में 8 से 10% और तिलहनी फसलों में 6 से 8% नमी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि परिपक्वता, परिपक्वता भी कहीं ना कहीं बात करती है नमी की मात्रा के बाद। ठीक है, परिपक्वता थोड़ा अपने आगे, रोग मुक्तता जरूरी है, रोग मुक्त होने चाहिए, बीज निरोग होने चाहिए, रोगाणु एवं कीट व्याधि का प्रकोप रहित होने चाहिए। रोग एवं बीज में अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। कई रोगों के विषाणु जीवाणु बीजों के साथ लगे होते हैं, जिससे अंकुरित होते ही पौधे रोग कीटग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बीज सभी प्रकार के रोगों से मुक्त। मान के चलो किसी बीज में बीमारी है तो वो बीमारी बाद में पौधे में चली जाती है ना, तो पौधा कभी फुलफिलित हो ही नहीं सकता। बहुत सारे है, अनावृत कंड रोग जैसे हो गया। ठीक है, ये बीज जनित रोग है, बीज से फैलने वाला रोग। अगर बीज ही रोगाणु है तो वो रोग फैलेगा ही, नॉर्मल सी बात है। अब बात आती है परिपक्वता। परिपक्वता मैच्योरिटी क्या चीज होती है, मैच्योरिटी क्या चीज होती है ना। अब बात कर रहा है कि जिससे आपके पास क्या है, उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ तथा सुडोल आकार का होना चाहिए। पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला, साफ सुथरा होता है, जबकि अपरिपक्व बीज सिकुड़ा हुआ होते हैं, छोटे तथा बदरंग होते हैं। अपरिपक्व बीजों में अंकुरण कम हो जाता है तथा पौधे प्रारंभ से छोटे तथा कमजोर रह जाते हैं, है ना। इसमें जलवायु तथा मृदा का प्रतिकूल दशाएं, खरपतवार, कीट तथा रोगों से संघर्ष करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा अच्छी प्रकार से परिपक्व, साफ, सुडोल, गुत्थेदार तथा सुडोल आकार का बीज ही बोना चाहिए। जैसे अगर बीज ही कमजोर है तो बीज कमजोर होने से तो पौधे भी कमजोर पैदा होंगे, फिर कभी उनको पाला मार जाएगा, कभी उनको खरपतवार दबा लेंगे। ठीक है, कभी इनको खरपतवार दबा लेंगे, कभी पाला, कभी कोई रोग लग गया तो ठीक नहीं होगा, कोई बीमारी लगी तो ठीक नहीं होगी, कीट लग गया तो ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमेशा परिपक्व अच्छे आकार का ही बोना चाहिए बीज को, है ना। इसके बाद वास्तविक उपयोगिता मान क्या है इसका। ठीक है, वास्तविक उपयोगिता, रियल वैल्यू क्या होती है बीज की, तो रियल वैल्यू अपने कैसे, अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से 75% तो होना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये अच्छे बीज का महत्वपूर्ण गुण है कि रियल वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए। अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत, वो कितने % शुद्ध है और कितना प्रतिशत अंकुरण, दोनों को भाग दे, गुणा करके 100 से भाग देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, वास्तविक वैल्यू आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी बीज के अंदर 75% अंकुरणता है और उसके अलावा वो क्या है 80% वो शुद्ध है, तो आप इसकी रियल वैल्यू कैसे निकालोगे, सीधी सी निकाल दोगे ना। इससे इसको काट दो, 5 दूनी 10 करो, 15 5 75 से इसको काट दो, 2 1 2 से काट दो, 4 से काट दो, 15 चौके 60 आ जाएगा। तो 60% क्या आ जाती है, इसकी उपयोगिता आ जाती है। ठीक है, बीज की जीवन क्षमता, बीज कितने टाइम तक जीवित रह सकता है ना, भ्रूण ना मरे इसके अंदर। उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए जिसमें अंकुरण क्षमता होती है ना। बीज में उपस्थित भ्रूण की विभिन्न कारकों से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी जीवित क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज आपके पास किसी कारण से वो क्षतिग्रस्त होगा, टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, कट गया, फट गया, तो उसके जो अंकुरण या पौधा बनाने की जो क्षमता वो कम हो जाएगी। बीज के कट जाने, गल जाने, रोग के प्रभाव या भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, अंतः बीज को बोने से पहले प्रयोग द्वारा उनकी जीवन क्षमता ज्ञात करना
लाभदायक रहता है। बहुत सारे टेस्ट चलते हैं जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि पौधे की जीवन क्षमता क्या है। बीज उत्पादन कैसे करते हैं, कि बीज का निर्माण कैसे करते हैं, पहले मैंने बता दिया था। अब बीज बनाया कैसे जाता है, बीज बनता कैसे है, अब उसमें अंदर कुछ शर्तें बेशर्तें देख लेंगे। मैंने बता दिया भी प्रोलिनेशन कराएंगे, भ्रूण कैसे बनेगा और भ्रूणपोष कैसे बनेगा, और बाद में उनसे किसका निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। हाँ भी, अब देखो इसके अंदर क्या, वैज्ञानिक द्वारा उन्नत किस्मों का उत्पादन एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। बढ़िया किस्में बनाने का काम जल्दी से चल रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। देखो शुरू में कोई चीज़ बनती है अच्छी तो उसकी मात्रा कम होती है, बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन करके बढ़ाया जाता है ना। शुरू में जब बीटी कॉटन आया था वो कितना कम मिलता था, है शुरू में कोई नई चीज़ आती है तो वो बहुत कम मिलती है ना, उसके बाद उसकी एकदम डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो उत्पादन उसका नॉर्मल ही होता है। तो उसको फिर वो क्या है, शुरू में वो कम पड़ती है, बाद में उसको बढ़ाया जाता है। या कोई भी चीज़ देख लो, नई कोई भी चीज़ आपके पास, मान के चलो अगर मोबाइल भी लॉन्च हुए थे शुरू में तो लोग लेने वाले ज़्यादा हो गए थे परंतु मिलना कम हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों में एकदम डिमांड बढ़ेगी, नई चीज़ आई थी, उत्पादन इतना था नहीं। ठीक है, तो अब उत्पादन बढ़ता जाता है धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग में हमेशा ही कम होती है ना। अतः यह आवश्यक है कि निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए इन बीजों का गुणन किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उन्नत किस्मों के बीज सभी किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके। भी सभी जो मापदंड है इसके उसमें ध्यान रखें, भी बीज अच्छा कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें अंदर मापदंड है, आगे आएंगे पढ़ लेंगे ना। उन्नत बीजों का गुणन प्राय राजकीय फार्मों पे किया जाता है, विश्वविद्यालयों में कृषि फार्म पर, जैसे आप कहीं बीएससी एमएससी पीएचडी करोगे तब आप बढ़ा सकते हो ना। प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किसी भी फसल के उन्नत बीज प्रयोगशाला से किसानों तक निम्नलिखित उन्नत बीजों की 4 श्रेणियां बनाई गई है। बीजों के प्रकार में उत्पादित होकर पहुंचता है, इसका विवरण निम्न प्रकार। देखो सबसे पहले किसी भी एक फार्म पर बीज बनाया जाता है जिसे केंद्रक बीज कहते हैं। उसके बाद बनता है केंद्रक बीज के बाद बनता है ब्रीडर सीड बनता है, फिर फाउंडेशन सीड बनता है और लास्ट में बनता है प्रमाणित बीज, जो कहाँ पहुँचता है, किसानों के पास पहुँचता है। तो अलग अलग है। सबसे पहले किस प्रकार का बीज तैयार करते हैं, मूल केंद्रिक बीज, जो कि मूल नाम और केंद्र का नाम है ना, जो केंद्र ही आ गया मतलब सबसे बड़ी चीज आ गई। जैसे कहते हैं ना सेंटर सरकार कहते हैं, जैसे ना सरकार ही है, ये सरकार है इसकी मेन है ना, ये माई बाप है इसके, सारा कुछ यहीं पे है। मूल केंद्रिक बीज किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है। देखो बीजों का निर्माण करने वाले का नाम क्या होता है, जो बीज बनाएगा उसे बोलते हैं पादप प्रजनक। सबसे पहले न्यूक्लिक सीड जो होता है, जो सबसे पहला सीड है वो ओनली कौन बना सकता है, एक वैज्ञानिक बना सकता है, जिसे पादप प्रजनक कहा जाता है। यह बीज 100% शुद्ध होता है। ये स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग फेज ही खराब होगी तो आगे तो धीरे धीरे चीजें खराब ही होंगी। शुरुआत ही जैसे मकान की नींव ही कमजोर होगी, क्या मकान अच्छा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये नींव है सीड की, ये बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या अशुद्धि नहीं पाई जाती। इसका उत्पादन पादप प्रजनक की देख रेख में किया जाता है। कोई तीसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कोई प्राइवेट संस्था नहीं इसमें इन्वॉल्व होती, कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं होती, सिर्फ वही वैज्ञानिक होता है जो उसकी पूरी तरह देख रेख करता है, भी किसी तरह का कोई इसके अंदर सिस्टम ऐड ना हो जाए। तो ये प्रारंभिक बीज होता है। प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं प्रजनक, दूसरे प्रकार का। यह बीज किससे तैयार किया, यह न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद, या फिर आप क्या कह सकते हो, मूल केंद्रक बीज से तैयार होने वाले बीज को क्या कहा जाता है, तो ब्रीडर सीड कहा जाता है। ठीक है, पहला सीड कौन सा होगा, मूल केंद्रिक, वो तैयार हो गया, उसको उगा के फिर जो बीज तैयार किया जाता है उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोला जाता है प्रजनक बीज। आनुवांशिक एवं भौतिक दृष्टि से यह बीज 100% शुद्ध होता है तथा पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उत्पन्न किया जाता। कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसके देखरेख में काम कौन करता है, वही पादप प्रजनक। कोई तीसरा बंदा या कोई दिहाड़िया इसमें काम नहीं करता, वही मेन बंदा इसमें काम करेगा। ठीक है, अब ये कहता है इस प्रकार के बीजों की थैली पर सुनहरे पीले रंग
के टैग लगे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुनहरे पीले रंग के है ना, गोल्डन येलो कलर के टैग किस पे होंगे? थैली पे ऊपर टैग लगा होता है। उस टैग पे टैग क्यों लगा? जैसे टैग का मतलब होता है उस पर लिखा होता है कि ये जो बीज है ये प्रजनक बीज है, ये फलानी फलानी किस्म का क्रॉस करके तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था और क्या क्या इसमें खासियत है, वो सारा लिखा होता है जिस पेज पे, उसे बोलते हैं टैग। और उस टैग का रंग कैसा होता है? पीले रंग का। आप ही कोई स्वेटर खरीद के लाते हो, जैकेट खरीद के लाते, उस पर टैग लगा होता है ना, उस टैग पे लिखा होता है फलाने ब्रांड की, इतने रुपए की, ये मेड, सारा इसका एड्रेस वगैरह सब दिया होता है। वैसे इसमें भी दिया होता है, परंतु इसमें पूछते हैं टैग रंग कैसे का होता है, तो इसमें सुनहरे पीले रंग का होता है ना। और ये आधार बीज का स्रोत होता है, क्योंकि इसके बाद जो बीज बनेगा वो उसके लिए माई बाप का काम कौन करेगा? प्रजनक बीज किसके लिए माई बाप का काम करेगा? ये फाउंडेशन सीड के लिए करेगा ना, आधार बीज के लिए इसका काम करेगा। प्रजनक बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस बीज सबसे पहले वाला, यार मूल केंद्र के बीज सबसे पहले वाला, उससे तैयार करेंगे कौन सा? प्रजनक। और प्रजनक से तैयार होने वाला बीज क्या कहलाता है? आधार बीज। आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में किया जाता है। इसमें देख रेख में करते हैं अभी जो बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है। आनुवांशिक शुद्धता 98% होती है। इसमें थोड़ी आनुवांशिक शुद्धता कम हो जाती है धीरे धीरे। क्यों? आनुवांशिक रूप से शुद्धता होना बहुत जरूरी है, या जरूरी नहीं कह सकते, ऐसा हो जाता है क्योंकि म्यूटेशन नाम सुना? उत्परिवर्तन, तापमान की वजह से, वायु की वजह से, केमिकल की वजह से, मिट्टी की वजह से हो सकता। इस प्रकार के बीजों की थैली पर सफेद रंग का टैग लगा होता है और यह प्रमाणित बीजों का स्रोत होता है। अगले वाले बीजों को बनाने के लिए का स्रोत ये होता है। बात ये रखना है कि इसमें टैग किस रंग का लगा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा, आनुवांशिक शुद्धता इसमें होती है 98%। अब जो बीज आपको किसानों को मिलता है ना, खेत में लाके जो बीज बोते हैं उसे क्या बोला जाता है? आधार बीज। आधार बीज से प्रमाणित बीज से बनाया जाता है ना, आप बोलते हैं प्रमाणित बीज जो किसान बीज। आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है और यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसकी आनुवांशिक, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत व आर्द्रता मात्रा आदि प्रमाणीकरण मापदंड के अनुसार अनुरूप है। वो बोलते हैं कि हम वहाँ से बनाने लगे थे, केंद्रक बीज से शुरू किया था, फिर हमने प्रजनक बीज बनाया और प्रजनक के बाद हमने आधार बीज बनाया और उसके बाद हमने क्या बनाया है? ये बीज बनाया है जिसका नाम है प्रमाणीकरण बीज। हम प्रमाणित करते हैं कि ये बीज बिल्कुल शुद्ध है, इसका हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्टिफाइड सीड। लास्ट में किसान के पास किस तरह का बीज पहुंचता है? तो वो पहुंचता है प्रमाणीकृत बीज पहुंचता है ना। इस प्रकार के बीजों का की थैली पर नीले रंग का टैग लगा होता है और यह किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। बस हो गए बीज के प्रकार। ठीक है भी। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें हैं, है ना, तो ये चीजें अपने अच्छे से रीड कर लेते हैं। भी आप एक उन्नत प्रमाणीकृत बीज तैयार कर रहे हो तो उस बीज के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, और आज आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्नत बीज को आपने कैसे तैयार करना है इसके बारे में आप गौर फरमाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलो भी, ये कहता है कि आपको उत्तम बीज बनाना है, उसके लिए वैज्ञानिक तकनीक क्या है वो मैंने बता दी थी, पर उसके लिए आपने को रखना क्या क्या, दूरियां सब प्रमाणीकरण सब पढ़ते ना। बीज उत्पादन कार्यक्रम एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत तैयार किए गए आधार बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषक के लिए किया जाता है। ठीक है, कृषकों को आधार बीज दे देते हैं, वो बो के आगे कृषण के लिए बनाते रहते हैं।
बीज उत्पादन प्रक्रिया एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें द्वारा आनुवांशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग रहित, अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मापदंडों की पालना करनी चाहिए। प्रत्येक फसल के भिन्न भिन्न पृथक्करण दूरी या बीज के न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए हुए हैं जिसकी पालना अत्यंत आवश्यक है। अंततः कृषक को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन हो सके। पृथक्करण दूरी क्या होती है? मान के चलो सबसे पहले आपके पास बीज था मूल केंद्रिक बीज, ठीक है, कौन सा बीज था? मूल केंद्रक बीज। इससे बना कौन सा बीज आपके पास? प्रजनक बीज। जब आपके प्रजनक बीज बन गया तो उसके बाद आपके पास बन जाता है आधार बीज। अब इस आधार बीज को किसान ले सकता है, किसान लेके अपने खेत में उगा सकता है, उगा के उस संस्था को बता सकता है, उस वैज्ञानिक को बता सकता है कि मैंने ये सीड बोया है और मेरे पास ये चीज़ें आई है, आप चेक करके बताओ कि ये प्रमाणीकृत है या नहीं है। फिर किसान को देते हैं कि ले तू बीज तैयार करके दे। उसको एक तो दिया जाता है आधार बीज और एक दूसरा कौन सा दिया जाता है अभी इसको, है ना, प्रमाणित बीज। जब इन दोनों बीजों को वो उगाता है तो उसके अंदर क्या करता है कि एक दूरी रखता है, एक दूसरे से पृथक दूरी रखता है। तो वो पूछा जाता है कि इसमें पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है, ताकि अगर आधार बीज के कोई परागण इधर चला गया या इसका इधर आ गया तो इससे वैरायटियां मिक्स हो जाएगी, वो आनुवांशिक शुद्धता वाली बात ही खत्म होगी। जब आनुवांशिक शुद्धता ही नहीं होगी तो वो बीज शुद्ध या प्रमाणीकृत कैसे कहलाएगा? तो उसमें कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पृथक्करण दूरी रखनी है आपको। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब गेहूं, जो, जई, देखो जो, जई, गेहूं ये एक ही सारे के सारे कैसे पौधे हैं? ये तीनों रबी क्रॉप है। ये तीनों कैसी है? रबी क्रॉप है और वो भी खाद्यान्न वाली है। उसके बाद धान, मक्का की संकुल किस्में, सॉरी ना उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। ये तीनों देखो, ये वाली ऊपर वाली जो गेहूं, जई, धान, ये एक ही चीज है। ये तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, खाद्यान्न फसलें हैं तीनों ही। तो इसमें आधार बीज भी 3 मीटर और दूसरा भी 3-3 मीटर, यानी अगर जहाँ पे ये लगाया है आधार बीज, इससे 3 मीटर दूरी पर क्या लगाना अपने को? प्रमाणीकृत बीज लगाना है। किसका? जो गेहूं, जई व धान का। मक्का की संकुल किस्में जो लगाते हैं वो 400 व 200 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। संकर मक्का लगाते हैं वो 6 और 300 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। ज्वार जो लगाते हैं 200 व 100 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। चना 10 व 5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। सोयाबीन व मूंगफली 3-3 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। तो इनके खेतों का आपस में क्या रहती है? इतनी दूरी रहती है ना। एक खेत से दूसरे खेत की दूरी ही क्या कहलाती है? बीज के लिए पृथक्करण दूरी कहलाती है, परंतु बशर्ते एक बीज अलग अलग होने चाहिए ना। एक उदाहरण देखिए। अब देखो बीज का चुनाव कैसे करना है आपको। बीज उत्पादन तो प्रजनक आधार प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लेना चाहिए, इससे अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होता। बीज का मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक संस्था या विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही क्रय करना चाहिए। जब यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीज की किस्म कृषि जलवायु खंड में सिफारिश की गई है तथा उपयुक्त पैदावार देती है। बीजों को बीज जनित रोगों से बचाव हेतु फफूंदनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी, शुक्राणु संवर्धन में आवश्यक उपचारित करें। बीजों के खाली कट्टे, टैग, लेबल, बिल इत्यादि का सुरक्षित रखें जिससे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किए जा सकें। ये कहता है कि आप जहाँ से बीज खरीद रहे हो सबसे पहले तो वो जो संस्था है उसको प्रमाणीकृत होनी चाहिए। वो बीज संस्था का नाम होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसको लोग जानते होने चाहिए। वो एक संस्था गवर्नमेंट के द्वारा जानी होनी चाहिए कि यहाँ पे अच्छा काम होता है। जब आप बीज लो तो वो बीज ये भी देखो कि वे सर्दी, गर्मी या कैसी जलवायु में उगेगा। कहीं गर्मी में उगने वाला आप सर्दी में उगा रहे हो, है ना, तो उसका भी पता होना चाहिए कि उस मिट्टी के लिए या फिर उस जलवायु के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। और जो भी अपने को गट्टा दिया, उसने टैग दिया, उसको संभाल के रखो। कल को कोई दिक्कत आ रही थी, अगले को बोले कि हमने आपसे सीड लिया था, उगा नहीं। वो बोलेगा कि आपने हमारे से लिए नहीं, तो आप प्रमाण दिखा सकते हो कि आपने ये दावा किया था कि 10 में से 8 प्लांट इसके उगेंगे, परंतु 10 में से 3 ही प्लांट उग रहे हैं, ऐसा क्यों? वो बोलेगा मेरे पास से गया ही नहीं। फिर आप कहोगे कि ये लेबल है, इस पर ये लिखा हुआ है, ये सारी जानकारी है ना, इसलिए बीज को सोच समझ कर ही खरीदना चाहिए।
ये कहता है पृथक्करण दूरी, आपने बीज खरीद के ले आएंगे तो उसके बाद बीज अपने को उगाना है, नया बीज बनाना है, तो क्या करना है अपने को? अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यानी एक ही फसल है आपके पास गेहूं की, उसकी दो अलग अलग वैरायटियां लगाई है, तो उनके बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए, नहीं तो इसके परागण इस पे और इसके परागण इस पे आ सकते हैं, जिससे क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण होकर फसलें खराब हो सकती है। यह दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है ना, दो फसलों के मध्य अलग अलग दूरी रखना। इसकी तात्पर्य है कि जिस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं उसके चारों ओर एक निर्धारित दूरी तक दूसरे खेतों में फसल नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक फसल के लिए बीज उत्पादन हेतु अलग अलग पृथक्करण दूरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुछ फसलों में पर परागण होता है तथा कुछ फसलों में सब परागण। मैंने बता दिया था पर परागण सब परागण। अतः बीजोत्पादन हेतु खेत के चयन में यह ध्यान रखें कि फसल के लिए उपयुक्त पृथक्करण दूरी उपलब्ध, अन्यथा पर परागण में बीजों की अनुवांशिक शुद्धता नहीं रह पाएगी। प्रमुख फसलों की पृथक्करण दूरी सारणी के अनुसार है, जो पीछे अपने पढ़ चुके हैं ना, ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया था। अब देखो भी बात कुछ इस कदर है कि यानी आपने एक यहाँ पे वैरायटी लगा ली गेहूं की है ना, और आपने लगा ली राज 3077 और इधर आपने लगा ली राज 1482। अब क्या हुआ, ये दो किस्में फसल एक है, तो इनमें एक फसल में तो इसमें अगर इस पे चले गए तो ये राज 1482 प्योर नहीं रहेगी, और ये अगर इस पे आ गया तो ये राज 3077 प्योर नहीं रहेगी, इसमें अंदर चेंज आ जाएगा। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसे क्या बोला जाता है? पृथक्करण दूरी बोलते हैं, जो अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बीज उत्पादन की विभिन्न फसलों की पृथक्करण दूरी, ठीक है, पढ़ाई दी मैंने। उन्नत सस्य क्रियाएं करना ना, उन्नत सस्य क्रियाएं भी अपने को करनी चाहिए। तो क्या क्या उन्नत सस्य क्रियाएं करनी चाहिए भी, उस पर भी अपने ध्यान जमाते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया क्या? हाँ भाई, अब देखो इसके अंदर उन्नत सस्य क्रियाएं, बीज उत्पादन में सभी उन्नत सस्य क्रियाओं कीट व रोग विज्ञान की अनुमति सिफारिश के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। जो भी ये कहने का मतलब इसका है, सीधी सी बात है कि मतलब कृषि क्रिया का मतलब हो कि आप कैसे हल कैसे चला रहे हो, निराई गुड़ाई स्प्रे वगैरह, कीटनाशक खरपतवार नष्ट कैसे कर रहे हो, वो सारी बातें। तो बुवाई से पूर्व सीड ड्रिल को अच्छी तरह से साफ कर लें तथा यह निश्चित कर लें कि सीड ड्रिल में कोई अन्य बीज नहीं। देखो भी आप सीड ड्रिल होती है आपके पास ऐसे करके ना, खेत में देखा होगा इस तरह से, ये सीड ड्रिल होती है, इसके पीछे ऐसे करके ऐसे लगा होता है, जो हाथ से जिसे चलाते हैं, ऐसे पूरा बोलते हैं इस तरीके का ना, इसके साथ ऐसे ऐड होता है, ऐसे चलाता है हुमन इसको। अब इस सीड ड्रिल को अच्छे से साफ कर लें ताकि इसके अंदर कोई अन्य बीज ना हो, नहीं तो उसके साथ वो भी जाएगा और उग जाएगा ना। सबसे पहली बात यही है। सिफारिश का प्रयोग, जो उसने बोला उससे उर्वरक डालें, उतनी भी खाद डालें यहाँ पर ना। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं की इस पर सिंचाई करें। ये तो क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है कि प्लांट अगर उग रहा है, प्लांट जब भी उगने पे जा रहा है तो उसकी कुछ अवस्थाएं आती है, कभी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, कभी वो कुछ करता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो उसमें देखता है कि क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है उस अवस्था पे पानी देना। अगर उस अवस्था पे आपने पानी नहीं दिया तो पौधा कभी जिंदा नहीं रहेगा, या पौधा मर जाएगा, या कभी भी उसकी उपज अच्छी नहीं होगी। इसे बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। जिस अवस्था पे बहुत जरूरी होता है पौधे को क्या देना? पानी देना ना। फसल में उचित समय पर निराई गुड़ाई करें ताकि बीजों में खरपतवारों के बीज का मिश्रण ना। देखो खरपतवार अगर टाइम से आप हटा दोगे, पकने से पहले हटा दोगे, अगर खरपतवार पक गए तो उसके बाद उसके बीज इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या बोल रहा है? समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, खेत को चेक करते रहें भी। अन्यथा किस्मों के पौधे व अन्य भिन्न भिन्न पौधे वानस्पतिक फूल के रंग, फलियां के आकार आदि से भिन्नता के आधार पर उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए। देखो भी अगर उसी के अंदर कोई, जैसे अपने के बार देखते हैं कोई एक फसल के अंदर दूसरा पौधा उग जाता है ना, जैसे मान के चलो आपके पास ये क्या है, गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में कई बार क्या जई उग जाती है, ये भी एक अलग फसल है, या फिर सरसों उग जाती है, इसको हटाना देना चाहिए। और ऐसा करना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है, ठीक है। रोगिंग, इस एक फसल में दूसरी फसल उग रही है तो उस पौधे को हटाना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। रोगिंग इस तरह करनी चाहिए कि जिसमें बीजों की गुणवत्ता एवं अनुवांशिक शुद्धता का स्तर निर्धारित मापदंडों से कम न हो। जिस फसल एवं किस्म का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है उसके अतिरिक्त खेत में अन्य फसल, अन्य किस्म, आसमान
असमान पौधे, रोगग्रस्त पौधे, खरपतवार का एक भी पौधा होना नहीं चाहिए। देखो आपने जिम्मेवारी ले ली कि हम सीड बहुत अच्छा तैयार करके देंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, किसी अन्य पौधों को साथ में नहीं लेना है, अन्य पौधों का आपको क्या करना है, साथ में नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी अगला अपना टॉपिक आ जाएगा, बीज जल्दी से अपना खत्म होता जा रहा है, बस पढ़ते रहो, से जल्दी से जुड़े रहो। पृथक्करण दूरी हो गया अपना, ठीक है। आवश्यक पौधे का संरक्षण उपाय करें, देखिए बिल्कुल फसल के उचित समय पर कटाई कर लेनी चाहिए ना, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। गहाई क्या होता है, गहाई का मतलब होता है जल्दी से उसके बीज निकाल लेने चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए, बीजों को जल्दी जल्दी उस बीजों को निकाल लेना, अभी अपने जिसे बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। अब टॉपिक आता है बीजों की सुसुप्त अवस्था क्या चीज़ होती है। बीजों की सुसुप्त अवस्था या फिर जिसे बोलते हैं डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। नींद में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उस समय उसके ऊपर कुछ भी डालो, कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सोना है कि हमें नहीं जगाए। यानी बीज कुछ समय के लिए कुंभकर्ण बन जाते हैं। उन कुंभकर्ण अवस्था को या तो तोड़ना, या उस कुंभकर्ण अवस्था को बोलते हैं सुसुप्त अवस्था। बंदा मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आपको मिट्टी में लगाओ, कितनी फेवरेबल कंडीशन में लगा दो, वो नहीं उगेगा, क्योंकि वो क्या है, अभी डोरमेंट स्टेज में जा चुका है। सुसुप्त अवस्था प्रस्तुति काल की बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रियता वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। जैसे सीड है, कुछ टाइम ऐसा आता है उसके अंदर कि वो सो जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ समय बाद फिर वो उगने लायक होता है। जब भी वो सो जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो अक्रिय हो जाता है, अनएक्टिवेटेड हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है, तब उसे बोला जाता है सुसुप्त अवस्था। यह निलंबन अल्प अवस्था दीर्घ काल के लिए हो सकती है, अल्प से लेकर लंबे समय तक चल सकती है। वास्तविकता में सुसुप्त अवस्था का अभिप्राय है कि पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के समान होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाता है, जो अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। सुसुप्ता में बीज की स्वयं की संरचना या रासायनिक अवस्था कार्य की विषयों के कारण गुण नहीं हो पाता। सुसुप्ता के प्रकार देखो भी, इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहता है कि एक बीज सारी कंडीशनें, जलवायु भी है अपने पास अच्छी है जिसमें वो उग रहा है, मौसम भी अच्छा है, नमी भी है, मृदा भी बहुत अच्छी है, मृदा उर्वरक भी है, सारे फैक्टर काम कर ले लिए, परंतु बीज फिर भी नहीं उग रहा। कोई इसके अंदर की क्या है संरचना वाली, या तो वो हार्ड बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से बाहर नहीं निकल रहा, या रासायनिक कोई अंदर कोई केमिकल इसको डिस्टर्ब कर रहा है कि तेरे को नहीं उगने दूंगा। कार्य की यानी कोई सीड अंदर पानी वानी नहीं इसके पहुंच रहा अच्छे से। इन चीज़ों के कारण बीज जब नहीं उग पाता, इस कंडीशन को बोलते हैं सुसुप्त अवस्था। ये अवस्था कितने प्रकार की होती है, देखो ये तीन, प्राथमिक, द्वितीय व बलकृत, प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी, इनफोर्सेड डोरमेंसी। देखो पढ़ते हैं प्राइमरी क्या चीज होती है। ये एक प्रकार की प्राइमरी डोरमेंसी क्या है, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था क्या है। यह एक प्रकार से प्राकृतिक सुसुप्त अवस्था है जिसका संबंध बीज की स्वयं की कार्य की विशेषताओं से नहीं है। देखो भी ये क्या है, कहते हैं ना, ये तो किस्मत का मारा है, ये तो किस्मत का मारा है बेचारा। तो वही बात यहाँ पे होती है कि ये तो किस्मत का मारा है, यहाँ पे इसकी खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क बार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। देखो जैसे कारण है कि आप देखोगे जैसे गेहूं की फसल है ना, गेहूं की फसल में अब जैसे फरवरी आ गई और मार्च का मंथ आ गया। फरवरी मार्च के मंथ में अगर तापमान बहुत ज़्यादा पड़ गया तो ये बीज जल्दी सूख जाएंगे। अपने उसे सूखने को क्या बोल देंगे, फसल पक गई इसे काट लो। एक्चुअली वो क्या ज़्यादा ताप के कारण पका नहीं है, वो सूख के ऐसा हो गया है। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक सुसुप्त। ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसका कोई जोर नहीं चलता, वो तापमान का है, प्रकृति का है, प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन हो। दूसरे शब्दों में बीज सुसुप्ता काल में ही है। ऐसी सुसुप्ता बीज के शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है। यह सुप्त बीज कवच की कठोरता, भ्रूण के अल्प विकास
प्रकाश आवश्यकता अथवा रासायनिक कारणों से हो सकती है। ये कहता ही ऐसा हो सकता है कि बीज के कवर ही बहुत हार्ड हो गया, क्योंकि बीज सूख गया धूप से तो बाहर एम्ब्रियो निकल नहीं पा रहा। पहली बात, भ्रूण ही अच्छे से नहीं बना अंदर, जेनेटिक के कारण लंगड़ा लूला पैदा हो गया ना, प्रकाश अच्छे से नहीं मिल रहा। इन कारणों से जो अवस्था आती है उसे बोलते हैं प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। द्वितीय सुसुप्त अवस्था क्या होती है? द्वितीय प्रकार की जिसे बोलते हैं इनफोर्सेड डॉर्मेंसी या सेकेंडरी डॉर्मेंसी, सॉरी इनफोर्सेड नहीं बोलते, इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। यह एक प्रकार के प्रेषित सुसुप्त अवस्था है। सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरण नहीं हो पाता, तो असमान परिस्थिति बीज सुसुप्तता प्राप्त कर लेती। असमान कोई कारण ही ऐसा होता है ना जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर सकता, उग नहीं सकता। या इसको क्या करते हैं जी, गहरा लगा देते हैं, बहुत गहरा बो देते हैं, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। तीसरी प्रकार की है इम्पोज्ड इनफोर्सेड डॉर्मेंसी। ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रही है भाई, इसके बारे में पढ़ो क्या कह रहा है। इस प्रकार की सुसुप्त अवस्था बीजों के मृदा में अधिक गहराई में चले जाने के कारण नहीं होती। देखो भी 5 सेंटीमीटर बोना चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर बोते हैं गेहूं को। अगर आप गेहूं को बहुत 10 सेंटीमीटर तक नीचे ले गए तो वो उगेगा, यहाँ पर निकल जाएगा, पर यहाँ तक मार करेगा, पर धरती तो यहाँ पड़ी है, पहले खत्म हो जाएगा अंदर ही। ठीक है, इसके मुख्य कारण है प्रतिकूल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रकाश का पूर्ण अभाव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, मृदा का अधिक भार उसके ऊपर है। जैसे कि बीज मृदा के ऊपर की ओर आते हैं, यह अंकुरण योग्य हो जाते हैं। बलंकृत सुसुप्तता अधिकांश खरपतवार के बीजों में उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जो सुसुप्त अवस्था है ना, वो ज्यादातर फसलों के नहीं, खरपतवारों के बीजों में आती है। भी इसमें अंकुरण हेतु क्या होता है, भी नमी बहुत जरूरी है। यह बोला कि अंकुरण हेतु आवश्यकताओं जैसे नमी, गैस के प्रति अपारगता, जिससे बीज अंकुरित ना होकर सुसुप्त हो जाते हैं ना। अच्छे से नमी नहीं मिली, बीजों के अंदर गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाया, तो उसके अंदर श्वसन क्रिया वगैरह उसकी एक्टिविटी बंद होगी तो वो तो मरेगा ही ना, नॉर्मल सी बात है। पूर्ण भ्रूण विकास से पूर्ण ही कठोर कवच निर्माण से भी बीजों में सुसुप्तावस्था आ जाती है। सही बात है कि भ्रूण बना हुआ है पर बीज के ऊपर आवरण बहुत कठोर। कई प्रकार के पादक, अंतःस्राव, हार्मोन व अंकुरण निरोधी व अन्य जैव रसायन बीज के आवरण भ्रूण या भ्रूण से उपस्थित होते हैं जो सुसुप्तता से नियंत्रित करते हैं ना। कई प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं, पौधे के अंदर ही कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि वो अपने आप ही कई बार अपने आप को सही कर लेता है। बीज सुसुप्तता को भंग करने की विधियां भी आपके क्या करना है। सुसुप्त अवस्था आपको पता आ गई, बीज उग नहीं रहा, तो इसको तोड़ना कैसे, आप इसकी डोरमेंसी को आप कैसे तोड़ोगे। ठीक है, तो डोरमेंसी को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सुसुप्तता को भंग करने की विधि व समय सुसुप्तता के कारण प्रकार निर्भर करती है। ऐसी उपचार निम्न हो सकते हैं। प्रकाश से उपचार कर लो, लाइट ट्रीटमेंट कर लो इसके अलावा क्या बता रहा है, ताप से उपचार कर लो। ठीक है, किस किस से कर सकते हो आप, लाइट से इसको सही कर सकते हो, तापमान देके इसको सही कर, तापीय एकांतरण से, शीतन करके, उच्च ताप देके, जिससे क्या पोस्ट मैच्योरेशन करके, क्षय चिन्ह करके। क्षय चिन्ह में क्या होता है, स्कैरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, क्षय चिन्ह यानी स्कैरी, उसको खरोचना। ये भौतिक व रासायनिक 2 प्रकार का होता है। जैसे रसायनों से, चौथा प्रकार रसायनों से उपचार, उदाहरण वृद्धि नियामक जैसे कि जिब्रेलिन डाल दो, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, पादप उत्पादन, श्वसन निरोधक, ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन, सल्फर युक्त यौगिक, ये सारे के सारे यौगिक क्या कर सकते हैं, इसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी सुसुप्त अवस्था को क्या कर सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं। सुसुप्त बीज की वह अवस्था है जब उसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है, इसके बीज अंकुरण नहीं हो पाता, यह प्राकृतिक, द्वितीय अथवा फलितकृत हो सकती है। देखो भाई, ये तुम्हारे जैसी भी सुसुप्त हो गया, बीज उग नहीं रहा है, उसको कैसे आपको उकाना है, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। देखो, भंग करने की विधियां निम्न प्रकार के, पहले प्रकाश से उपचार करो, लाइट दो लगातार उसको, फिर उसका ताप दो उसको, फिर भी नहीं होता तापीय एकांतरण में रखो उसको, ठंडा करो, चिलिंग में रखो उसको, उच्च ताप दे दो, हाई टेम्परेचर दे दो, फिर क्या करो, पश्चात परिपक्वन दे दो, पोस्ट मैच्योरेशन दो उसको,
स्कैरिफिकेशन यानी ऊपर की हार्ड परत है जो उसको घिसा दो, फिजिकल तरीके से उसको हार्ड तोड़ दो या फिर केमिकल डाल के तोड़ दो। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना ना, क्या होता है खुरचना, या इसकी जो हार्ड लेयर होती है उसको क्या होता है तोड़ना होता है ना, या तो उसका फिजिकल यानी ऐसे घसा के मार के तोड़ के कर दो, या फिर उसको भौतिक रूप से कहते हैं जिसको, या फिर रसायन कोई भी केमिकल डाल के जैसे कोई जिब्रेलिन साइटोकाइनिन ये डाल के उसकी डोरमेंसी तोड़ सकते हो। तो इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो एक टॉपिक था तुम्हारा पहला चैप्टर 4 वीडियो के अंदर हुआ। बड़ा बहुत लंबा टॉपिक था भी आपका, आगे अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, पर उस तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी कल से स्टार्ट कर देंगे। लगातार आपको जुड़े रहना है। इस पेपर में कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला अपने चैप्टर कल करने जाएंगे जिसका मतलब जहाँ नाम है जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य, इसका क्या क्या है, क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं ना, ठीक है। अभी आप सबको मेरी तरफ से हाँ जो 26 जनवरी कल आ रही गणतंत्र दिवस आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।